बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, प्रोग्राम का मौजू हमारा है मच में जो सानिया हुआ। 11 कारकुनों मजलूमों को जिस तरह बेदर्दी से कत्ल किया गया, इनके लवाकिन हज़ारा कम्युनिटी मैयतों के साथ कोयटा में धरना दिए हुए बैठे हैं और धरने को अब 5 दिन हो गए हैं। उनके मुतालबात यही हैं कि एक तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब वहाँ पर आएँ और दीगर उन्हें सिक्योरिटी फराहम की जाए। मैं उनके मुख्तलिफ नुमाइंदगान की गुफ्तगू सुन रहा था, उनका ये कहना है कि वे कन्फाइंड जगह पे रहते हैं, लिहाजा उनको सिक्योरिटी बेहतर अंदाज में दी जाए। हमने देखा वफाकी वज़रा, सूबाई हुकूमत, सूबाई वज़ीर आला भी वहाँ गए, लेकिन वो इस बात को अभी मानने से इनकारी हैं। और ये भी ये देखने में आया है कि जो धरने है उसका दायराकार बढ़ रहा है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में भी मस्जिद वहदतुल मुस्लिमीन के जो अफराद हैं उन्होंने धरना दिया हुआ है। आज हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की सरबराही में सानिया मच के हवाले से एक मुशावरती इजलास हुआ और मुशावरती इजलास में सूबाई और वफाकी हुकूमत की जानिब से जो अब तक इकदाम उठाए गए हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को ब्रीफिंग दी गई, जो सिक्योरिटी मैकेनिज़्म वज़ा किया जा रहा है उस हवाले से भी बताया गया। जो माली इमदाद की बात हो रही है वफाक और सूबे की जानिब से, उस हवाले से भी अहम फैसले किए गए और इसकी तफसीलात वफाकी वज़ीर जो इतलात व नशरियात हैं सेनेटर शिबली फराज साहब ने दी। और उनका कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म जल्द कोयटा जाएंगे। अलबत्ता दूसरी तरफ आज मरियम नवाज साहबा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब जो हिज़्ब इख्तिलाफ के कायदीन हैं, कोयटा गए और वहाँ पर जो मुतासरीन हैं उनके साथ इज़हार यकजहती किया, इज़हार ताज़ियत किया। इसी सियाक़ो सबाक़ के साथ हम गुफ्तगू करेंगे। इसके बहुत सी जहतें हैं, उन पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन साथ में तारुफ़ कराने से पहले बताता चलूँ कि सेकंड हाफ में हम गुफ्तगू कर रहे होंगे कि कल जो अमरीका के अंदर एक हंगामा खेज़ दिन था, कैपिटल हिल जो उनका पार्लियामेंट है उस पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स हमलावर हुए और अब 21 जनवरी तक वाशिंगटन डीसी में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं जो बाइडन, उनको उनकी तौसीक कर दी गई है कांग्रेस की जानिब से। लेकिन नेक्स्ट हाफ में जब आएंगे तो विजुअल के साथ उस पर हम खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। पहले हाफ में जो मेहमान शख्सियत मेरे साथ शरीक गुफ्तगू उनका तौर में आपसे करा देता हूँ। सेनेटर वलीद इकबाल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, उनके सीनियर रहनुमा, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। सेनेटर अनवारुल्लाह काकड़ साहब, बलूचिस्तान अवामी पार्टी से आपका ताल्लुक है और बलूचिस्तान अवामी पार्टी इस वक्त जो है वो गवर्नमेंट चला रही, जाम कमाल साहब और विद कोलिशन विद वलीद इकबाल साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी भी इनके साथ शामिल। आपका बहुत शुक्रिया। इलामा अमीन शहीदी साहब, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सीनियर रहनुमा, मजहबी रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। इलामा साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। तीनों मौजूद मेहमानों को फॉर्म वेलकम। मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपकी इजाज़त से इलामा शहीदी साहब से कर लेंगे। इलामा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इलामा साहब, हम इस पे तसलसल के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं जब से ये दिलखराश वाक़या पेश आया है और जाहिर सी बात है तमाम पाकिस्तानी इज़हार यकजहती भी कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, कुछ पीटीवी के व्यूअर्स को बताइएगा कि धरने का दायराकार ज़रा वसी कर दिया गया है। कोयटा बाईपास पे तो मौजूद हैं जो लवाकिन हैं मैयतों के साथ, अब कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में धरना दिया गया है, सिंबॉलिकली दिया गया है। और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अब इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के वज़रा उन्होंने ट्वीट भी किया कि वो जल्द कोयटा आएंगे। आज अपोजिशन के रहनुमा भी मौजूद थे। सिर्फ ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि वज़ीर आज़म के आने से तदफीन के अमल को क्यों कर मशरूत किया जा रहा है, इसके इसरार की क्या वजह है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ इलामा साहब। नहीं, आपका सवाल बहुत कीमती भी है और हकायक को वाज़ह करने के लिए बड़ा अहम भी है। देखिए, इस वक्त सिर्फ कराची के अंदर 25 मकामात पर धरने हो रहे हैं और ये किसी एक जमात का धरना नहीं है, ये गलतफहमी दूर होनी चाहिए। अच्छा, ये कौम का धरना है और जहां जहां चुप के इस मकाम पर खबर पहुंचती है, लोग घरों से, मस्जिदों से निकलते हैं और रोड पे आकर बैठ जाते हैं कि भाई क्यों उनके साथ ये जुल्म हो रहा है, वजह क्या है। कभी इस पर सोचने की जरूरत है। आपके यहाँ बड़े मोहतरम इस वक्त टीम मौजूद है आपके पैनल पे, उनको भी सोचना चाहिए कि लोगों को किस चीज ने इस सर्द मौसम में मजबूर किया है कि लोग इस तरह से बाहर निकले। लाहौर में बारिश हो रही थी, बारिश में जो है बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल आए। ठीक है, असल मसला यह है कि गुज़श्ता 20-22 सालों से कोयटा के इस पूरे इलाके में हजारा कबीले के लोगों का जीना दोबर हो चुका है। यूनिवर्सिटीज में वो बच्चे पढ़ नहीं सकते, उनके स्कूलों में जा नहीं सकते, कॉलेजों में जा नहीं सकते, अपनी मुलाजिमत पर जा नहीं सकते, अपने कारोबार के लिए मार्केटों में जा नहीं सकते। गोया कोयटा उनके लिए एक जिंदान बन चुका है। अब मच का जो वाकया है इसमें भी ये कौन लोग थे? गरीब, लाचार और वो लोग जो अपने
पूरी फैमिलीज के वाहिद कफील हैं, जो कान के उस हिस्से में जाकर हाथों से मजदूरी करके हलाल की कमाई कमाकर अपने बच्चों का पेट भर रहे थे। अगर भूख की इस कैफियत में बाकी लोगों को आप देखें तो वो लूटमार पर लगे होते हैं, वो क्राइम करते हैं, स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस होते हैं। लेकिन ये लोग नेक लोग थे, मेहनत पर यकीन करने वाले लोग थे, जिनको इस तरह से बेदर्दी से कुंद छुरे से ज़बह किया गया है। अब इस फजा और इस पस मंजर में आप जब ये देखते हैं ना कि क्यों लोग अभी तक बैठे हुए और अपने प्यारों की लाशें लेकर बैठे हुए हैं, तो माजी में भी इस तरह के धरने होते रहे। मुतालबा क्या था? दहशतगर्दी का खला कमा करो। आप ये देखिए कि हर दौर में ये वादा किया जाता रहा कि हम दहशतगर्दी का खात्मा अब करेंगे, लेकिन नेशनल एक्शन प्लान आया, नेक्टा बनी। इलामा साहब, कतरा क्लेम के लिए माजरत प्राइम मिनिस्टर साहब, मेरा सवाल ये था, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सियाको सबाक के साथ आप बता रहे हैं, मेरा सवाल ये था कि वजीर आजम की धरना आमद से इसरार की क्या वजह? तदफीन का अमल अगर हो जाए, प्राइम मिनिस्टर साहब और उनके वज़रा तो कह रहे हैं वो जल्द आएंगे कोयटा। जी, उसी को मैं बयान करना चाह रहा हूं। देखिए वजह क्या है? वजह यह है कि माजी के झूठे वादों पर चूंकि अमल नहीं हुआ और वज़रा और दीगर ओहदेदारों ने हमेशा झूठ कहकर लोगों को मुतमईन करने की कोशिश की, इसलिए इस बार लोग कहते हैं कि हजरत इमरान खान साहब हमारे सरपरस्त हैं, हमारे मुल्क के हुक्मरान हैं, हमारे बाप की जगह है, वो कम से कम आकर रियासत के चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर हमें यकीन दिला दें कि दहशतगर्दी का रास्ता वो रोकेंगे। चल अब जरा इधर मेरे साथ रहिएगा, आपने कहा यकीन दिला दें, यकीन दिलाने के लिए मैं जरा इस पे जरा नुक्ता जरूर, फिर आप मेरे साथ रहिएगा, मैं दीगर भी आपसे सवाल करूंगा। काकड़ साहब, क्योंकि आपका ताल्लुक कोयटा से है, कोयटा के हवाले से बात कर रहे हैं अमीर शहीदी साहब के, एक जो हज़ारा कम्युनिटी है वो पिसी हुई कम्युनिटी, और उन्होंने बताया कि पूरी तारीख बताई और हमले भी बहुत ज़्यादा हुए मुख्तलिफ अदवार में। आप ड्राइविंग सीट में हुकूमत है, सूबाई हुकूमत, क्या वजह है सूबाई हुकूमत इनको एश्योरेंस के लिए, ज़ाहिर बात है लॉ एंड ऑर्डर वैसे एक प्रोविंशियल मैटर है, लेकिन एश्योरेंस के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे तो उनका तब इनको यकीन दहानी होगी, बाकी वादों पर यह अब इतबार नहीं कर रहे। काकड़ साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अमीन साहब के साथ और पूरे जो धरने देने वाले दर्दमंद अफराद हैं उनके साथ ताज़ियत करते हुए इस बात को मैं आगे बढ़ाता जाऊं कि ये शहादतें जो हुई हैं ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, ये पहली शहादतें नहीं हैं, इससे कबल भी ये शहादतें हुई हैं और बदकिस्मती से आगे भी शायद इनका ख़तरा मौजूद है। जिस तरह का 2 दहाइयों के साथ एक तसलसल के साथ हम इसको देखते आ रहे हैं। अभी अमीन साहब ने जो सियाको सबाक बयान किया उसमें कोई 95% बातों के साथ मैं इत्तेफाक करता हूँ। ठीक, इत्तेफाक किस बात पे है? वो उस बात पे है कि हज़ारा के कम्युनिटी के जो अफराद हैं वो मजलूम हैं, उनकी मजलूमियत में कोई शुबा नहीं, कोई शक नहीं। ठीक, उनके रिज़्क़ हलाल कमाने के तरीक़ेकार पे कोई शक नहीं, उनकी मेहनत, उनका वक़ार, वो जिस तरीके से एक अपनी बुदबाश माशरे के अंदर रखते हैं, उन्होंने अपना एक बड़ा पुरवकार मकाम कोयटा में और बलूचिस्तान में अमूमी तौर पर रखा हुआ है। माजी के जो झूठे वादे हैं, चूँकि मैं माजी में तर्जुमान भी रहा हूँ हुकूमत का, तो इस वाक़े और इस किस्से से मैं थोड़ा सा बाखबर हूँ। मैं अमीन साहब को गवाह बनाते हुए जितने धरने के अफराद हैं उनसे उनके सामने सवाल रख रहा हूँ कि ये गिरोह जिससे नासिर महमूद रिंद का ताल्लुक़ था, ये गिरोह जिससे सईद बादीनी का ताल्लुक़ था, ये गिरोह जिससे सलमान बादीनी का ताल्लुक़ था, दाइश, लश्कर जंगवी, TTP, जो भी नाम आप लेना चाहें मैं लेने को तैयार हूँ, ये तसलसल के साथ मुख्तलिफ नामों के साथ आते रहे। इन लोगों को जब ये 150-150 अफराद की शहादतें उस शहर में करते थे तो ये गिरोह न तायब हुआ है न इसने अल्लाह से रजू किया है। ये रियासत और वक्तन फ़वक्तन उसके जो हुकूमती नुमाइंदगान और जो रियासती इदारे थे वो इनके ख़िलाफ़ जिस किस्म की इन्होंने कार्रवाइयाँ की, उस कार्रवाइयों के नतीजे में इनकी जो किलिंग कैपेसिटी थी वो कम हुई। 10-15 रोज़ पहले पिशीन में एक कमांडर इनका एलिमिनेट हुआ है जिसका इसी गिरोह के साथ ताना बाना रहा। ठीक, ये यकीनन बाज़ औक़ात ये होता है कि हम 10 जगहों पे कामयाबियां हासिल करते हैं, 11वीं जगह पे वो करते हैं लेकिन वो हमारा नुकसान ज़्यादा हो जाता है, और वो इसलिए ज़्यादा होता है कि वो हमारे निहत्ते लोगों पे हमला आवर होते हैं। वो ज़ाहिर है
एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज उनके हाथ में होता है। हुकूमत और रियासत में इस प्लेटफॉर्म से वजाहत करता चलूँ, जितने लोग धरने में हमारे भाई हैं जो शहीद हुए हैं, ये हमारे भाई हैं। झूठ ना अल्लाह के फजल से हम बोलेंगे ना हमने बोला है। हम इन लोगों सिक्योरिटी क्यों नहीं खत्म हुआ? मैं आपको अर्ज करता हूं कि हजारा टाउन और अलमदार रोड में ज़ंदान की उन्होंने वर्ड यूज किया। देखिए ज़ंदान, अब अगर आप सिक्योर रखेंगे उनको और उसको ज़ंदान से ताबीर अगर कोई देगा तो ताबीर करने का हक उनका है। अच्छा, जब आप लाइफ और सिक्योरिटी अरेंजमेंट के बीच में जो आपने बैलेंस अगर रखना हो तो लाइफ को, जिंदगी को मुकद्दम रखा जाता है, उसकी प्रायोरिटी होती है। उसमें अगर थोड़ी सी आपकी लिबर्टी कॉम्प्रोमाइज होती है, आपकी मूवमेंट कॉम्प्रोमाइज होती है, दुनिया में लोगों की ये अरेंजमेंट है। ये मुझे बता दें, तो हम उस लिबर्टी, मैं अर्ज करूं, हम उस लिबर्टी को इस वक्त कानून की गिरफ्त में हैं। वो मारे जा चुके हैं भाई, वो सारे मारे जा चुके हैं, वो मारे जा चुके हैं। तो ये जो किलिंग स्प्री थी इसमें कमी दिखाई दी है। अब हमारी असेसमेंट जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की और एक जो इंटेलिजेंस पिक्चर इमर्ज हो रही है, यकीनन ये लोग रीग्रुप हुए हैं। इनमें से 30-40 जो भी अफराद हैं वो दोबारा अफगानिस्तान के अंदर रीग्रुप हुए हैं और वहां से हमलावर नहीं हुए, फिर आए हैं यहाँ पे लोकल लोगों के साथ उनके ताने बाने। लेकिन ये ऑपरेशनल डिटेल्स है। मैं जानता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मैं जानता हूं चीफ मिनिस्टर, बाकी जितने लॉ सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड लोग हैं, ये संजीदगी के साथ फैसला है कि इन लोगों को जो रेमिनेंट्स है इनको परसू करना है, एलिमिनेट करना है, चाहे धरना हो या धरना ना हो। ऐसा नहीं है कि धरना होगा तो कार्रवाई होगी, धरना नहीं होगा तो कार्रवाई नहीं होगी। बाकी धरना करना इनका जमहूरी हक है। मैं दोबारा वलीद भाई आपसे मैं जानना चाहूंगा, चूंकि आप कानूनदान भी हैं, रियासत की जिम्मेदारी है, यू आर कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट एज वेल, आप भी सेनेटर हैं, अमीर शहीदी साहब, हम सब शहरी हैं। रियासत जो है आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी फराहम करती है। कोई वजह होगी कि इस यकबस्ता मौसम में कोयटा में ख़वातीन और बच्चे वहाँ पर 5 दिन से बैठे हैं, उनका तकाज़ा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब आएँ। शहीदी साहब कहते हैं कि वज़ीर आज़म की हैसियत एक एज ए फादर ऑफ स्टेट होती है। आपसे मैं जानना चाहूँगा क्या अमर माने हैं उनके जाने के हवाले से? जी, सबसे पहले तो जिस तरह मेरे फाजिल कॉलीग, मेरे दोस्त, मेरे भाई सेनेटर काकड़ साहब ने बात अपनी शुरू करते हुए कहा, मैं भी यही कहूँगा कि जो वहाँ पे जिन लोगों को शहीद किया गया उनके लवाहिकीन के साथ मैं बेपनाह अफसोस का इजहार करना चाहता हूँ। इजहार यकजहती भी मैं ज़ाती सतह पर भी और हमारी गवर्नमेंट जो है, जिनका मैं तर्जुमानों में से एक हूँ, इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत एक बुज़दिलाना और ज़ालिमाना जो है ये फेल है और सरगर्मी है। और इसके साथ साथ मैं वही अपील करना चाहता हूँ उन तमाम लवाहिकीन से जो कि अपने सरापा एहतजाज भी हैं और वहाँ धरना किए बैठे हैं इतनी सर्दी में, और ख़ास तौर पे जो अपने जो प्यारे हैं जिन जो इस दुनिया से रुखसत हो गए, उनकी तदफीन भी नहीं कर रहे। प्राइम मिनिस्टर की तरह मैं भी उनसे अपील ये करना चाहता हूँ कि वो प्लीज़ उनकी तदफीन करें ताकि उनकी रूहों को सुकून मिले। प्राइम मिनिस्टर समझते हैं, इस बात के बारे में मुकम्मल तौर पे आगाह हैं कि वो किस दर्द और कर्ब से गुजर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर उनके साथ पहले भी आके खड़े होते रहे हैं जब वो अपोजिशन में थे, और अब भी आके जल्द अज जल्द वहाँ जाएंगे, वादा कर चुके हैं वो। लेकिन वो ये भी चाह रहे हैं कि जी वो अपने इन प्यारों को दफना ज़रूर, लेकिन वो नहीं मान रहे ना। अब मैं अलामा साहब ने अभी जो बात की, उन्होंने शुरू में ही अपने गुफ्तगू के ये कहा कि जी इसके वजूहात क्या है। थोड़ा सा उस पर जो है रोशनी डाली काकड़ साहब ने, मैं थोड़ा उसको मज़ीद अपने तरीके से मैं अर्ज़ करता हूँ। ये जो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के दुश्मनों ने कार्रवाई की है। अब पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं वो अब बेतहाशा हैं और वो उनका फैलाव जो है अब वो पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा हो गया। मैं जब छोटा बचपन में, हम गर्मियों की छुट्टियों में बहुत ज़्यादा एबटाबाद काकूल जाते थे, हमारे सामने PMA का मिलिट्री ग्राउंड होता था, वहाँ परेड की धुनें बजती थी, हमको दिखाई देता था, हम सुनते थे, वहाँ परेड्स होती थी और वहाँ नीचे हमें खाई में बॉक्सिंग रिंग नज़र आता था। मैं 2012 में गया अपने PTI के एक जलसे के लिए, बहुत साल बाद वहाँ पर, तो वहाँ का नक्शा ही बदल चुका था। PMA की ऊंची ऊंची दीवारें बन चुकी थी, उन पर खारदार वो चीज़ें लग गई हुई थी। तो आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले, 40 साल पहले सिक्योरिटी का जो हिसाब किताब था, अब वो हालात बहुत बदल गए हैं और बहुत से लोगों के निशाने पे हमारी
تنصیبات ہیں, ہمارے لوگ ہیں, ہمارے مختلف کمیونٹیز ہیں. اور یس یقیناً یہ بڑی مظلوم کمیونٹی ہے, اور خاص کر حالیہ سالوں میں کہ اب تو ان کو بہت سے اب بند علاقوں میں, جن کو زنداں بھی انہوں نے کہا, رہنا پڑ رہا ہے. کوئٹہ میں ہزارہ ٹاؤن ہے, وہیں کے یہ رہنے والے تھے, اور پھر دن کے وقت وہاں پہ آرام کر کے رات کو شفٹ پہ آئے تھے وہاں مچ میں, اور وہ اپنے کچے مکان میں تھے جہاں پہ یہ سارا واقعہ ہوا. لیکن یہ بھی میں عرض کر دوں جسٹ فار دا ریکارڈ, کیونکہ تاریخ تو جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. ٹھیک, اسی کمیونٹی کے ایک فرد جو ہے 1962 سے 1966 تک پاکستان کی آرمی کے کمانڈر ان چیف بھی تھے, جنرل موسیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کمیونٹی کو بڑے ٹیلنٹڈ لوگوں سے بھی نوازا ہے, اور یہ بھی ہمارے سامنے ہے. دیکھیں جی, ہندوستان اور ہندوستان چن کے, اور ہندوستان کے جتنے ایجنٹس پکڑے گئے ہیں وہ بلوچستان سے پکڑے جاتے ہیں, جس طرح لیٹسٹ جو ان میں کلبھوشن جادو تھا. سب سے زیادہ جو ہے اس کو ظاہر ہے کسی نہ کسی طریقے سے اپنی دشمنی کو نکالنے کا طریقہ ہندوستان ڈھونڈتا ہے. خطے کے اندر اس کی فٹ ہولڈ جو ہے ہندوستان کی, اور یہ جو قانون نافذ کرنے والے تمام ادارے ہیں, میں مفتی علامہ صاحب کا جواب دے رہا ہوں کہ جی وہ کیا وجوہات ہے. یہ لا انفورسنگ اداروں کے پاس شواہد جو سارے آئے ہوئے ہیں, اس پہ پورے فنگر پرنٹس جو ہیں وہ را کے نظر آتے ہیں اس میں, کیونکہ را ہندوستان کا فٹ ہولڈ جو ہے ریجن کے اندر وہ ختم یا ڈھیلا ہوتا گیا افغانستان میں امن آنے کے ساتھ. وہ تو سیاق و سباق ہے, وہ تو اس کے امن کے آنے کے ساتھ. سوال یہ کہ اب اس دھرنے کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایک شرط لگائی ہوئی ہے. میری عرض یہی ہے کہ تھوڑا سا تاکہ ان کی مشکل آسان ہو. نہیں, اس میں بھی دیکھیں, اب اس میں بھی تھوڑی سی معقولیت لانے, جتنا زیادہ یہ معاملہ جو ہے اور زیادہ طول پکڑتا ہے, میں سمجھتا ہوں تقویت سب سے زیادہ اس میں آپ کو عرض کر دوں کس کو ملتی ہے. میں عرض بھی کرنا چاہتا ہوں ان تمام غمزدہ خاندانوں کو جو وہاں دھرنا دے رہے ہیں, اس سے تقویت پاکستان کے دشمنوں کو ملتی ہے, اور کسی کو اور کچھ نہیں ہوتا اس سے. اسی لیے پرائم منسٹر نے جب وعدہ کر لیا کہ میں آؤں گا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, مسئلے کو تو یہ 18ویں ترمیم کے بعد خاص کر تو لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ خصوصاً جو ہے وہ صوبوں تک نہیں مان رہے نا, وزیر اعلیٰ گئے ہیں, وہ نہیں مان رہے وزیر اعلیٰ کی ریکویسٹ کو. میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کچھ ریزنیبلنس ادھر سے بھی آنی چاہیے. اور میں نے تو کہا نا کہ پاکستان کے دشمنوں کو تقویت مل رہی ہے. میں نے آپ کو اس کا سیاق و سباق یہ عرض کی ہے کہ جب سے افغانستان میں امن آنا شروع ہوا ہے, ہندوستان کے انٹرسٹ جو ہے, ہندوستان کی فٹ ہولڈ وہاں پہ ویک یا ختم ہو گئی ہے, وہ یہاں ادھر اس داعش جیسے جن کے نام انہوں نے لیے, اس جیسے ایلیمنٹس کے ساتھ اپنی روابط کر کے یہ اس قسم کی وارداتیں. علامہ صاحب میں آپ کا جواب جاننا چاہوں گا, اور میں صرف ایک آخری بات عرض کر دوں. دیکھیں, پاکستان کے بہت سے اداروں نے, سویلین جو لا انفورسنگ والے ہیں, جو ملٹری کے ہیں, بہت قربانیاں دی ہیں. اس طرح کے بہیمانہ ذبح کرنے والے, سلاٹر کرنے والے ہم نے وزیرستان میں نہیں دیکھے, گولیاں مارنے والے, یہ سب اب سوشل میڈیا پہ ساری ویڈیوز آ جاتی ہیں. بہت زیادہ اس طرح کے واقعات تمام آپ کو ایک اسپیکٹرم پاکستان میں بہت لوگ غم زدہ ہیں, اور پاکستان کے بہت سے اداروں نے بہت سی قربانیاں دی ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان ہمیں سکون کی نیند ملتی ہے. پاکستان آپ ایک وقت دیکھ لیں جب ہر مہینے ہر ہفتے کوئی نہ کوئی واردات ہو رہی ہوتی تھی ٹیررزم کی. اب ہم نے جب ابھی 3 سال رد الفساد کے ہوئے تھے میرے خیال میں فروری 2020 میں, تو وہ کووڈ آ گیا. اس کے ایسے تفصیلات ہیں کہ کس طرح سے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوئے, کیا کچھ ہوا, جس سے کتنے انسیڈنٹس اوائڈ ہوئے جو سر دس یہ معاملہ ہے. لیکن جو ہو گیا یہ علامہ صاحب بتائیے گا, وہ کہہ رہے ہیں تھوڑی ریزنیبلنس ہونی چاہیے اور تھوڑا سا فلیکسیبلٹی کا اگر مظاہرہ کیا جائے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا, ظاہر بات ہے ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں, وہ پاکستانی ہمارے بھائی ہیں, جو بہنیں وہاں بیٹھی ہیں. میں تھوڑا سا آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں ذرا آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے, کہ یہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں, جن کو جاں بحق کیا گیا, ان میں افغان نیشنلز بھی ہیں. علامہ صاحب دیکھیے, چونکہ آپ کے پینلسٹ حضرات ہمارے بڑے اچھے محترم لوگ ہیں, انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے, اور اس گفتگو کے تناظر میں کئی ایک سوالات اٹھائے ہیں, لیکن آپ کا ٹائم چونکہ کم ہے اس لیے میں مختصراً 5 چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا. اگر عمران خان صاحب, جن کو بڑی محبوبیت حاصل تھی پاکستان کے اندر, اگر غلط قسم کے ایڈوائزر کے چنگل میں پھنسے نہ ہوتے تو ان کو پہلے دن جانا چاہیے تھا, ان شہداء کے لواحقین کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, کیونکہ میں گزشتہ 20-22 سالوں میں ہونے والے تمام دھرنوں میں موجود رہا ہوں,
कोयटा के अंदर शुहदा के और उनके लवाहिदीन के दरमियान उनकी नफ्सियात को जानता हूं। अगर इमरान खान साहब पहले दिन चले जाते तो आज पूरे मुल्क में धरने ना होते। कोई उठता नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं है कि इस सर्द मौसम में अपने अजीजों की लाशें लेकर सड़क पर बैठे। सिर्फ उनको हमदर्दी चाहिए थी, उनको यकीन दहानी चाहिए थी। आप देखें ना, गुज़श्ता सालों में जब हमने न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म का अमल देखा तो पूरी दुनिया ने उसको अप्रिशिएट किया। क्यों? इसलिए नहीं कि वो मदीना की रियासत की वाली थी या हुक्मरान थी, इसलिए कि उसका अमल बड़ा इंसान दोस्त था। अगर वज़ीर आज़म साहब ये काम पहले दिन करते ना, और मैं यकीन दिलाता हूँ बड़ी आसानी से ये हो सकता था, कोई अना का मसला नहीं था, कोई ऐसा बड़ा मुतालबा नहीं था, सिर्फ ये था कि वो वज़ीर आज़म साहब आए और इन दुखी खानदानों के सर पर दस्ते शफकत रखें। लेकिन उनके बाद एडवाइजर्स ने उनको गलत गाइड किया और उसके नतीजे में एक ऐसी फजा पैदा हुई कि लोगों के अंदर गम और गुस्सा पैदा हुआ। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी वाली बात तो थी ही नहीं ना, क्योंकि लोग तो ये तो नहीं चाहते थे कि भाई हुकूमत उल्टे। लोग तो हुकूमत के मुखालिफ नहीं थे, ना इमरान खान के मुखालिफ थे। अच्छा, लोगों को ये भी पता है कि भाई ये दाइश की कार्रवाई है, क्योंकि दाइश ने कबूल कर लिया है। लोगों को ये भी पता है कि दाइश को पाकिस्तान में सपोर्ट करने वाली लश्कर जंगवी है। लोगों को ये भी पता है कि लश्कर जंगवी की मदर ऑर्गेनाइजेशन सिपाही साहबा है। लेकिन ये भी पता है कि ऐसी तमाम ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स अब भी आपके माशरे में चलते फिरते हैं, बयानात देते हैं, काफिर काफिर के नारे लगाते हैं और सपोर्ट करते हैं कि हम इनका जीना महाल कर देंगे। तो जब इस तरह के अनासर दंदनाते फिर रहे हो तो यकीनन लोगों को इस तरह के वाकयात के नतीजे में मायूसी भी होती है और उनके अंदर एतराज का पहलू भी होता है। कमेंट आ गया अफगान नेशनल्स के हवाले से। आसान है अनवार भाई, अब भी बड़ा आसान है कि वज़ीर आज़म साहब अगर चले जाएं, गवर्नर हाउस में बैठ जाएं, शुहदा के लवाहिदीन को बुला लें और उनके सर पर दस्ते शफकत फेरें। उन खानवादों को जिनके तमाम मर्द शहीद हो चुके हैं, उनका जनाजा उठाने वाला कोई मर्द घर में बाकी नहीं रहा, उनके सर पे दस्ते शफकत फेरें। आप देखिए किस तरह से वो खानवादे फौरी तौर पर उठते हैं, अपने अजीजों की लाशों को दफनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं समझता हूं कि ये जो गलत मशवरे हैं, मिसगाइड है। वो आपकी बात अबू लुक का क्या था सर? मेरा सवाल ये था कि अफगान हुकूमत कह रही है कि ये जो जांबाक अफराद है इनमें इनके भी नेशनल्स शामिल हैं, इसके बारे में बताएंगे क्या इनमें अफगान नेशनल्स हैं या ये सारे पाकिस्तानी हैं? आज मेरी एक वफाकी वजीर साहब ने फोन किया था, उनसे बात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि हमें ये इत्तला मिली है कि 3 इनमें बाशिंदे वो हैं जो पुराने जमाने में 70 की दहाई में 60 की दहाई में अफगानिस्तान से आए थे, जिनकी यहाँ पर नेशनलिटी अभी तक बनी नहीं है, शनाख्ती कार्ड बना नहीं है। चलो ठीक है, मान लिया, इंसान तो थे, मेहनतकश तो थे, बाकी जो लोग पाकिस्तानी थे उनका क्या कसूर है? शहीद साहब मेरे साथ रहे, आप लोग हमें इसको जोग्राफियाई और पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड की तकसीम की बुनियाद पर नहीं, मैंने सवाल चुका है तो आपके सामने रखा चाहिए कि इनको ज़िबा किया गया है। जी, काकड़ साहब से जानना चाहूंगा। काकड़ साहब बताइएगा, वो कह रहे हैं अगर पहले दिन ही आ जाते प्राइम मिनिस्टर साहब तो मामला इतना तूल ना पकड़ता, और वो तो शहीदी साहब तो ये भी कह रहे हैं कि वो गवर्नर हाउस बुला लिया जाए या किसी और जगह पे। राजा परवेज अशरफ साहब भी गए थे प्राइम मिनिस्टर जब पीपल्स पार्टी के थे, और मेरे ख्याल में किसी और जगह पर जाकर वो मामला तय हुआ था। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि चूंकि जाम कमाल साहब भी दुबई में थे, थोड़ा सा उस हवाले से बताइएगा। कुछ सेनेट में ही आपकी कुलीग हैं, शाही रहमान साहब बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रही थी कि वो दुबई में वज़ीर आला साहब का होना, फिर वो वापस आए, चले वो वापस आ गए। तो ज़रा ये टर्न ऑफ इवेंट्स बताएगा कि किस तरह अब इस मामले को सुलझाया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं दस्तबंद होके गुजारिश करूँगा, अपील करूँगा अलामा साहब से भी, बाकी दोस्तों से भी, कि तदफीन का मरहला अगर सुबह तक या जितनी जल्द मुमकिन हो सके हो जाए। हम अश्योर कराते हैं कि प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं आएंगे? ये लोग कौन हैं? ये उसके बच्चे हैं। ये लोग कौन हैं? ये उसके अजीज हैं, ये उसके करीब हैं, ये हमारे बच्चे हैं। गलत एडवाइसेस की बात कर रहे हैं, गलत कौन एडवाइस दे रहा है? अब पहला दिन गुजर गया, अगर गलत एडवाइस हुई भी है, हम छठे दिन में खड़े हैं। मैं ये तस्लीम कर लेता हूँ कि पहले दिन अगर ये एडवाइस दी जाती और ये तस्लीम होती तो बड़ा अच्छा होता, बड़ा बेहतर होता। नहीं हुआ। अब 6 दिन से 11 शुहदा की जो मैयतें हैं वो पड़ी हुई हैं इन सर्द शामों में। दूसरों को जो लवाकिन है वो किस कर्ब से गुजर रहे होंगे,
इसमें अगर हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि आप तदफीन के अमल को अगर मुकम्मल करें या न करें, प्राइम मिनिस्टर ने तो आना है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, कि वो कल शाम को आते हैं, परसों आते हैं, मुझे उनके ज़ाहिर है प्लान्स का नहीं पता, लेकिन यकीनन वो आएंगे और वो दस्ते शफ़क़त भी होगा और जो इंसानी उसमें मुमकिन है, जो कफ़ालत के हवाले से ज़िम्मेदारियाँ रियासत पे आती हैं, हुकूमत पे आती हैं, दूसरी बाकी शेर रहमान साहिबा तो ज़ाहिर है उनको वो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा माशाल्लाह बोलती हैं, तो उन्हें कुछ ना कुछ तो किसी न किसी ने बोलना ही होता है। थे तो दुबई में ना, नहीं, मैं कर्ज करूँ, यूसुफ रज़ा गिलानी एक वाक़या हुआ था, फ्रांस चले गए थे, ये गलत रिवायत है। मेरी अर्ज़ सुन ले अनवार साहब, अगर जाम कमाल को पता लगता कि ये शातें हो गई हैं, वो दुबई गए होते, तो मैं आपके साथ ये डिमांड करता कि ही शुड रिजाइन। वो इस वाक़े से 2 दिन कबल गए, इल्हाम होना था उसको। इनके मुतालबात तो ये भी है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के छोड़ें इनके मुतालबात को छोड़ें। मुझे इस दुनिया में, पाकिस्तान में 7 अरब की आबादी में वो सियासी शख्सियत बताएं जिसका पास इल्हामी ताकत है और उसको आने वाले 3 दिनों में पता लगता है कि जी क्या होगा। तो जो क्रिटिसिज्म है वो थोड़ी सी बैलेंस होनी चाहिए। मुझे बताएगा कि गलत एडवाइजेस की बार बार बात कर रहे हैं और आपकी जो ओपोनेंट्स हैं आज, मरियम नवाज साहबा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मौलाना अब्दुल गफूर हैदी साहब, वो वहाँ मौजूद थे और वो भी कह रहे थे कि जी जो रियासत है उसको नरम दिल दिखाना होता है, हुकूमत को संग दिलाना किस्म के तर्ज अमल के इल्ज़ामात आयद कर रहे थे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, ज़ाहिर बात है इसमें पॉलिटिक्स होनी नहीं चाहिए, लेकिन ज़ाहिर बात है जब आप अपोजिशन में थे तो आप लोग जाते थे, अब वो चले गए हैं, क्या कहेंगे सवाल? मैं ये तो एक बात दोहराऊंगा कि इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए और मुझे कोई कर रहा है आपके ख्याल में? जी ये कुछ अब देखें ना, जिस तरह आप अपोजिशन वाले गए हैं और जिस तरह से वो, ठीक है वो जाएं, ज़रूर जाएं। अच्छा, ज़ाहिर यकजहती के लिए अगर गए हैं हाँ, लेकिन फिर उन्होंने फिर उसको एक मौका ये समझा है कि जी उसको हुकूमत को या प्राइम मिनिस्टर को उसका हदफ बनाएं, जो कि उनके दीगर जो आजकल सिलसिला चल रहा है उसमें भी हदफ बने हुए हैं प्राइम मिनिस्टर। अब उन्होंने कि वहाँ बनाया हुआ हदफ तो यहाँ भी बना देंगे, अब ये उसका तो ये मुनासिब बात नहीं है। लेकिन मैं चीफ मिनिस्टर जो बलूचिस्तान के हैं उनके बारे में मैं इजाफी बात एक जो कर दूँ, जो कि मैंने उनकी स्टेटमेंट देखी है और उससे आगाह हूँ। ये ठीक फरमा रहे हैं काकड़ साहब कि नंबर 1 कि वो पहले से ही मुल्क से बाहर थे, दुबई में थे। ये नहीं था कि ये वाक़या हुआ है और वो दुबई गए हैं, वो दुबई में थे, उनको कोई इल्हाम नहीं था। और जब ये वाक़या हुआ बदकिस्मती से, तो उसके बाद उन्होंने यहाँ आने से पहले जो इस वक्त की जो राइज उसूल हैं उसके मुताबिक कोविड टेस्ट कराया। जब कोविड टेस्ट, और अक्सर उसका रिजल्ट अगले दिन आता है, जब कोविड टेस्ट का रिजल्ट उनका नेगेटिव आया तो वो तशरीफ ले आए। एक सवाल मैं आपसे, ये क्या वजह है कि बलूचिस्तान के सीएम कह रहे हैं बट दे आर नॉट विलिंग टू लिसन टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस? इसका मतलब कोई गैप है? देखें जी, ये तो एश्योरेंस चाहते हैं फेडरल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री से, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ प्रोविंस की गारंटी नहीं मान रहे। जी, ये मेरे लिए भी थोड़ा सा एक मुहिम्मा है। मैं खुद तो मौके पे वहाँ नहीं गया। नहीं, जो ये बयानात आ रहे हैं वो नहीं मान रहे। उसमें मेरी छोटी सी अगर मुझे इजाजत हो, चेयरमैन सेनेट जो हैं, बल्कि सादिक संजरानी साहब ने मुझे आज मैंने को देखने को कहीं टीवी प्रोग्राम पे पता लगा था कि उनसे मंसूब एक बात कि उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से कहा है कि आप और मैं इकट्ठे चलते हैं। फिर तो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा अपने सेनेट के चेयरमैन से, आपके तवस्सुत से, और कल उनसे जब मुलाकात भी होगी, कि मेरे ये साथी और मैं हम तैयार हैं, हम उनके साथ चले जाते हैं और मैं फिर आपको उससे बेहतर जवाब दे सकूंगा कि क्या गैप, अगर कोई है। देखिए, गैप नजर आता है। देखिए, लोगों में कर्ब है, दर्द है, गुस्सा है। इस वक्त जो उनकी थिंकिंग है, अगर हम उनसे नॉर्मेलिटी एक्सपेक्ट करते हैं, ये हमारी हमाकत होगी। आप दर्द की कैफियत में आप रूम देते हैं, आप स्पेस देते हैं। तो अगर वो प्रोविंशियल चीफ एग्जीक्यूटिव से नहीं भी मुतमईन हो रहे हैं, मुल्की चीफ एग्जीक्यूटिव आ जाएंगे, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात अना की नहीं है। न इससे सूबाई चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत कम हो रही है, न वफाकी चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत ज़्यादा हो रही है। हमारे लोग हैं, हमने किसी तरीके से इनको इत्मीनान दिलाना है। काकड़ साहब वो कहते हैं अभी भी ऐसे अफराद जिनके आपने नाम लिए, जो कि अब मारे जा चुके हैं, उनके से वाबस्ता लोग अभी भी दंदनाते हुए फिर रहे होते हैं। मैं फिर दोबारा जवाब रह गया था। जी, मैं देता हूं आपको, अर्ज करता हूं। एक है लोगों की नाराबाजी, लोगों की किसी भी किस्म की खुराफात, एक है कानून हाथ में लेकर कत्लो गारतगरी करना। खुराफात बहुत सारे जगहों पे इस माहौल में लोग कर रहे हैं, हर तरफ कर रहे हैं।
یہ اجازت کسی کو ریاست نہیں دے سکتی کہ وہ لوگوں کی اس بنیاد پہ جانے لینا شروع کرتے. وہاں ریاست کی ذمہ داری زیادہ آ رہی ہے. اوکے سر، میرا وقت ختم ہو گیا ہے. صاحب کا بہت بہت شکریہ. سینیٹر انوار اللہ کاکڑ صاحب آپ کا، سینیٹر ولید اقبال صاحب تھینک یو سو ویری مچ، اور علامہ امین شہیدی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. ویورز، عام ایشو اس پہ بھی ہم انشاءاللہ آتا کریں گے اور امید کریں گے کہ معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو جائے. اب پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. ساتھ ساتھ بتاتا چلوں، جیسے میں نے کہا امریکہ میں کل ایک عجیب سا دن تھا، اور امریکہ جو اپنی روایات اور اپنی جمہوریت کی وجہ سے بڑا جانا پہچانا جاتا ہے، اور اس پہ ان کو زوم بھی ہوتا ہے. لیکن کل آپ یہ ویژوز دیکھ سکتے ہیں، حملہ آور ہوئے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے حمایتی کیپٹل ہل جو ان کا پارلیمنٹ ہے، پولیس کے ساتھ جھڑپیں ہوئی، چار افراد ان میں ہلاک ہو چکے ہیں. یہ وہ بلڈنگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کی سٹیئرز ہیں، وہاں پر دھاوا یہ بولا گیا، اندر گئے، عجیب مناظر تھے. جو کانگریس کی اسپیکر ان کی کرسی پر بارجمان تھے، شیشے توڑے گئے، نعرے بازی ہوئی. تو انکل سیم تو سب کو ایڈوائز کرتے تھے کہ ڈیموکریسی کو کیسے چلانا چاہیے. میرے خیال میں یہ کافی بڑا ایک نیا چہرہ امریکہ کا سامنے آیا ہے. اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سیاست ریپبلکن پارٹی پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے، یہ اب ہم بریک کے بعد جانیں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیجیے. ویلکم بیک ویورز. اب ہم گفتگو کریں گے، کل کا ہنگامہ خیز دن رہا امریکی دارالخلافہ واشنگٹن ڈی سی میں، اور موقع یہ تھا کہ جو امریکی صدارتی انتخابات ہوئے ہیں اس میں الیکٹورل ووٹس کی توثیق امریکی کانگریس کرتی ہے، جو کہ معمول کا عمل ہوتا ہے، اور یہ ہوا بھی. لیکن امریکی صدر جو موجودہ صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کی صدارتی مدت کا خاتمہ اس وقت ہو رہا ہے، اور خاموشی سے ہونے کے بجائے حسب توقع انتہائی ہنگامہ خیز دن رہا. بلکہ کل جو انٹرنیشنل میڈیا چینل سی این این بی بی سی پہ ویژولز میں دیکھ رہا تھا تو ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ ہالی ووڈ فلم کا کوئی ایکشن پیکڈ سین چل رہا ہو. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں نے کیپٹل ہل پر دھاوا بول دیا، اور کیپٹل ہل جو ان کا ایوان نمائندگان ہے، جس میں کانگریس اور ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز کے نمائندگان شامل ہیں، اس وقت وہ موجود تھے، سیشن ہو رہا تھا، اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی انہوں نے دھاوا بولا، کرسیاں چلیں، سینٹ ہال کے اندر مظاہرین آ گئے، مجسموں کے ساتھ کھڑے ہو کے تصاویر کھچوائیں، پولیس کے ساتھ دھینگا مچتی ہوئی فائرنگ کے واقعات ہوئے، اور مظاہرین کی جانب سے جب یہ دعویٰ بولا جا رہا تھا اور جوابی عمل میں پولیس وہاں پر موجود تھی، تو اب تک کی اطلاعات کے مطابق 4 مظاہرین جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں، اور 21 جنوری تک واشنگٹن ڈی سی میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. اگرچہ اس ہنگامہ خیزی کے باوجود کانگریس نے جو نو منتخب امریکی صدر ہیں جو بائیڈن، ان کے الیکٹورل ووٹس کی توثیق کر دی ہے، یعنی اب وہ 46ویں امریکی صدر ایک طرح سے بن گئے ہیں، اور 20 جنوری کو وہ اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو 2 میل کے فاصلے پر موجود تھے وائٹ ہاؤس میں، انہوں نے اپنا ایک ویڈیو میسج بھی ریکارڈ کروایا، اور اگرچہ انہوں نے اپنے ریپبلکنز حامیوں سے کہا کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں، لیکن ساتھ وہ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیے کہ یہ ایک فراڈولنٹ الیکشن ہے، اور جو عوام کا ووٹ ہے وہ چرایا گیا. ان تمام امور کا ضرور احاطہ کریں گے، کیونکہ امریکہ جو بگ باس ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا پر تنقیدی جائزہ لیتا ہے، وہاں کے انتخابی عمل، وہاں پر قانون کی عملداری، آئین شکنی، ان حوالوں سے. جب امریکہ کے اندر یہ ہو رہا تھا تو اس حوالے سے وہاں کے پولیٹیکل کومنٹیٹرز کیا سمجھتے ہیں، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے نہایت محترم ہے ڈاکٹر عادل نجم صاحب، جن سے ہم وقتاً فوقتاً چاہے امریکی صدارتی انتخابات ہوں یا بلیک لائفز میٹر ہو، ان موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں آپ کا تبصرہ جاننا چاہوں گا، کل جو تمام ویژولز آ رہے تھے اور 24/7 لائیو کومنٹری بھی ہو رہی تھی، کیا تاثرات ہیں آپ کے ذاتی، اور امریکہ کے اندر جو مختلف الخیال لوگ ہیں وہ یہ جو ایک باغیانہ رویہ ہم نے دیکھا، اور یہ بھی گفتگو سامنے آئی کہ اگر یہ سیاف ہم امریکی کرتے تو کیا جوابی رد عمل ہوتا وہاں کی پولیس کا، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے، میرے خیال میں آپ کا تبصرہ بالکل درست ہے، اور یہ جو ہم نے تصویریں دیکھی اور دیکھ رہے ہیں، ان سے تاثرات کیا ہیں امریکہ میں؟ خوف ہے، ڈر ہے، فکر ہے، ایک طرح سے جھنجھوڑے گئے ہیں، اور چاہے وہ ریپبلکنز ہوں چاہے وہ ڈیموکریٹس ہوں، دونوں جو ہیں. آپ نے کل رات جو اس کے بعد تقریریں سنی دوسرے لیڈر سے، اس سے ایک طرح سے ملک جو ہے وہ ہل گیا ہے. لیکن اس کو میرے خیال میں سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ٹریلر آپ نے ہالی ووڈ کا ذکر کیا کہ کل جو ہم نے دیکھا یہ فلم نہیں تھی، یہ ٹریلر تھا.
उस तोड़ के अमल का जो अब अमेरिकी सियासत को डिफाइन करती है। तो इन अ वे जो कल की सबसे अहम चीज थी वो ये थी कि कांग्रेस में एक जो और स्टेप था प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का, कि जहां जब फैसले हो जाते हैं, जब वोट काउंट हो जाते हैं, तो फिर उनको कांग्रेस में लाया जाता है, वहां थोड़ी सी बहस होती है और उसके बाद एक फॉर्मेलिटी के हवाले से वो कहते हैं हाँ जनाब अब ये मुस्तनद होगी। जी। तो वो अमल जो था वो एक तरह से खबर जरूर बन गया, लेकिन दैट वाज द लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैपेंड यस्टरडे। जो अहम चीज हुई, एक और अहम चीज ये हुई कि जो जॉर्जिया के इंतखाब थे उसमें 2 सेनेट की सीटों का नतीजा निकलना था, वो कल निकला। और उसका मतलब ये है कि अब सेनेट का कंट्रोल डेमोक्रेट्स जो बाइडेन के पास होगा। लेकिन जो असली खबर थी वो ये कि अमेरिकन सियासत पे, अमेरिकन जमहूरियत पे जो साया है वो इतना गहरा है कि इस इलेक्शन के साथ नहीं खत्म होगा। ऐलान जंग कहना तो शायद बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक तरह से ऐलान था कि ये मुल्क जो है ये सिर्फ डिवाइडेड नहीं है, ये टूटा हुआ है। और जो बाइडेन की, ये डोनाल्ड ट्रंप की लेगेसी ये है कि ये मुल्क टूट गया, और जो बाइडेन का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि एक टूटे हुए मुल्क को वो कैसे गवर्न करेंगे। और दुनिया के लिए मेरे ख्याल में अगर इसमें कोई लेसन है तो वो ये है कि अगर अमेरिका जैसी जगह, जो ना सिर्फ ये कि दुनिया को लेक्चर देता है, दुनिया को बताता है, लेकिन वो बड़ा उसको फख्र है अपनी जमहूरियत पे। शायद अमेरिका में एक ख्याल ये है कि उनका सबसे बड़ा कारनामा ही उनकी जमहूरियत है। तो हमने देखा कि वो जमहूरियत इस वक्त कितनी टूट का है, और दूसरे मुल्कों को भी ये ख्याल करना चाहिए कि हमारे जो अल्फाज हैं, हमारी जो सियासत है वो कितनी फ्रेजाइल होती है और कितनी आसानी से टूट सकती है। ठीक कह रहे हैं आप समझते हैं यही सियासी मीरास छोड़कर जा रहे हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी का डॉक्टर आदिल नजम साहब? क्या मुतवक्की रद्द अमल अब होगा आने वाले दिनों में? क्योंकि जो इनके बेटे थे जब ये रैली कर रहे थे तो उनका ये कहना था कि जो सेनेटर जरा मोतरस थे इस तरह की हॉकिश अप्रोच अपनाने के हवाले से, तो डोनाल्ड ट्रंप जूनियर का ये कहना था कि अब ये डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी है, इनका मौक़िफ़ और रद्द अमल इसी तरह का होगा। तो आप समझते हैं कि कुछ तथीर का अमल रिपब्लिकन पार्टी में भी नजर आएगा? देखिए नजर आएगा, और हमें आ गया। लेकिन जो उसके बाद कल रात को जब सेशन वापस आया तो हमने क्या देखा कि रिपब्लिकन पार्टी जो, देखे ना खबर क्या हुई, खबर ये हुई कि रिपब्लिकन सेनेटर्स और कांग्रेसमैन ने तस्दीक कर दी उस इलेक्शन की। आज सुबह की खबर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने के बावजूद, कल की इन हरकतों के बावजूद, कांग्रेस जिसमें आधी जो है वो रिपब्लिकन पार्टी है, जो ट्रंप के सपोर्टर्स हैं, उन्होंने उस इलेक्शन की तस्दीक कर दी। मसलन मतलब ये कि उन्होंने तस्दीक कर दी कि डोनाल्ड ट्रंप आप इलेक्शन हार चुके हैं, आप इलेक्शन हार चुके हैं। इसका एक नतीजा ये हुआ कि जो उनके बहुत बड़े जो हामी भी थे, मसलन लिंडजी ग्रैहम साहब सेनेट में, उनकी अगर आप कल की तकरीर देखें तो उन्होंने अपने आप को एक तरह से डिस्टेंस करना शुरू कर दिया। और ये उनके लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जैसे आपने कहा बिल्कुल दुरुस्त है कि ये, और उनके अगर साहबजादे ने कहा वो भी दुरुस्त है कि अब एक रिपब्लिकन पार्टी ट्रंप की है। अगर ये पाकिस्तान होता ना तो आप इसको कहते हैं रिपब्लिकन टे, जिस तरह हम लगाते हैं टे आगे, तो ये रिपब्लिकन टे एक पार्टी है, रिपब्लिकन ट्रंप। और जिसका मतलब ये है कि रिपब्लिकन पार्टी में एक अंदर की जंग है, जिसको हमने कल देखा। कल हमने सिर्फ ये नहीं देखा कि कुछ रिपब्लिकन थे जिन्होंने धावा बोल दिया, क्योंकि बहुत से रिपब्लिकन हैं जिन्होंने नहीं बोला, जो खुद बड़े 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 डर में हैं कल की हरकतों से। लेकिन एक पूरी एक तरह से एक उसकी टूट है। डेमोक्रेट पार्टी में भी टूट है, लेकिन ट्रंप साहब जो है वो इन अ वे दिस इज द पार्टी ऑफ ट्रंप। ठीक। अच्छा, जरा मुझे ये भी इस हवाले से बताएगा कि 25वीं अमरीकी आइन की तरमीम की बाज़गश्त हमें सुनाई दे रही है, जिसके तहत अमरीकी सदर को हटाया जा सकता है। अगरचे उनके अभी 13 दिन रहते हैं, लेकिन कल जो मैं पॉलिटिकल कमेंटेटर्स को सुन रहा था तो वो ये कह रहे थे कि अब ये जो इन्होंने 6 जनवरी को जिस किस्म का रद्द अमल के लिए लोगों को उकसाया है, तो ये बाकी के जो 13 दिन हैं वो भी कोई ना कोई क्राइसिस इरप्ट हो सकता है। और उसी वजह से मेरे ख्याल में 21 जनवरी तक इमरजेंसी भी वाशिंगटन डीसी में नाफिज कर दी गई, अगरचे उनके हामी बताया जा रहा है कि वाशिंगटन डीसी की मुख्तलिफ जगहों में मौजूद हैं। अभी तो सुबह हुई है वहां पर अमेरिका में, नया दिन चढ़ा है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा 25वीं आईनी तरमीम का हरकत में आने की कोई गुंजाइश आपको नजर आती है, जहां अमरीकी मौजूदा नायब सदर माइक पेंस जो है वो इनको हटा सकते हैं, या इनकी काबीना इनको हटा सकती है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि 4 इनकी व्हाइट हाउस के मुशीरान मुस्ताफी हो गए हैं? देखिए, एक तो ये है ना कि 25वीं तरमीम में क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता, उस पर मैं आता हूं। दूसरा ये है कि जो सोचने वाले लोग हैं, और खुसूसन रिपब्लिकन पार्टी में, उनको ये फिक्र है कि यार ये जो अगले 13 दिन है इसमें क्या हो सकता है। यस।
क्योंकि इन 13 दिन डोनाल्ड ट्रंप ही सदर हैं, और उनके पास जो अमेरिका, दुनिया की सबसे बड़ी पावर की सदर की जो उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, वो भी बहुत खौफनाक हैं। और उनमें से कुछ हमने देखा कि वो जो है लेफ्ट राइट जो है वो प्रेसिडेंशियल पार्डन दे रहे हैं अपने दोस्तों को कि जनाब तुम्हारे खिलाफ अब कोई फैसला नहीं हो सकता। और एक डर ये भी है कि वो अपने बारे में अपने आप को दे देंगे, अपने आप को वो पार्डन दे देंगे, अपने आप को फ्यूचर माफी दे देंगे किसी भी कार्रवाई के खिलाफ। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। आपने देखा कि वॉशिंगटन डीसी की मेयर ने ऐलान कर दिया कि आज से लेके 21 जनवरी तक, जब तक डोनाल्ड ट्रंप सदर है, वॉशिंगटन जो अमेरिका का दारुल खिलाफा है, वहां इमरजेंसी और कर्फ्यू तकरीबन इमरजेंसी रहेगी। तो इन अ वे अमेरिका में खौफ ये हो गया कि यार अब ये एक शख्स बैठा हुआ है जिसका ट्विटर ने अकाउंट बंद कर दिया, जिसका फेसबुक ने अकाउंट बंद कर दिया, जो मुल्क को जो है एक तरह से इंस्टिगेट कर रहा है, तो इसका क्या होगा? दैट इज द बैकग्राउंड टू दिस। नाउ जहां तक बात है 25वीं तरमीम की, 25वीं तरमीम हो तो जरूर सकती है, क्योंकि उनकी अपनी जो टीम है वो भी इसी वजह से वो दे आर लीविंग, और शायद वो जो है इनके खिलाफ ये कार्रवाई कर सकें। जो तरमीम ये कहती है कि वो 25वां जो आर्टिकल है 25 है, वो ये कहता है कि जनाब जो कैबिनेट है उनकी, अगर आधी कैबिनेट वोट करे तो वो प्रेसिडेंट को साइडलाइन कर सकती है। उसका अमूमन उसकी वजह ये होनी चाहिए कि अगर किसी वजह से प्रेसिडेंट इनकैपेसिटेट हो जाए, बीमारी की वजह से या किसी और वजह से, तो कैबिनेट कहे कि जी हम इस प्रेसिडेंट को उतार रहे हैं और वाइस प्रेसिडेंट को दे रहे हैं। उसके बाद अगर प्रेसिडेंट उसको ऑब्जेक्ट करेगा तो उसको वापस जाना होगा कांग्रेस में। ओके, सो ये हो जरूर सकता है, मेरा नहीं ख्याल कि ये होगा, लेकिन इस वक्त यकीनन एक सीरियस थॉट ये है कि क्या किया जा सकता है कि जिसमें इन 13 दिन में बजाय जो ट्रांजिशन के दिन है, कहीं कोई ऐसी हरकत ना हो जाए कि जिससे मुल्क या दुनिया को कोई बहुत बड़ी तबाही का सामना करना पड़े। डॉक्टर साहब, अमरीकी निज़ाम जो है उस पर वो फ़ख्र भी करते हैं, और वहाँ पर बड़ा हमने देखा है कि काउंटर चेक्स भी रखे गए हैं। कांग्रेस बहुत से मामलात में खुद मुख्तार है, वाइट हाउस की वीटो की पावर है अमरीकी सदर की, अमरीकी सुप्रीम कोर्ट है। ये जो कल वाक़या हुआ, तारीखी तनाज़ुर में आप क्या समझते हैं, इससे अमरीकी मौजूदा निज़ाम की जो कमियां कमजोरियां हैं वो भी सामने खुलकर आई हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल आई हैं, और ये सिर्फ कल की कमजोरियां नहीं है, इससे पहले की कमजोरी है। और दुनिया भर में मेरे ख्याल में कुछ सालों से अब एक जमहूरियत के बारे में एक सवाल ये उठाया जा रहा है, ये नहीं कि जमहूरियत गलत है, ऐसा कोई नहीं कह रहा जी, कि, लेकिन आज की दुनिया जो ट्विटर की दुनिया है, फेसबुक की दुनिया है, पॉपुलिज्म की दुनिया है, नेशनलिज्म की दुनिया है, उसमें कौन से चेक्स एंड बैलेंसेस काम करते हैं और कौन से नहीं करते। कि हमने देखा ना सिर्फ अमेरिका में, हमने ये दुनिया में देखा, हमारे बिल्कुल हमसाये में, हम भारत में देख रहे हैं कि उसी जमहूरियत के बलबूते पे जो चेक्स एंड बैलेंसेस जब फेल होते हैं तो किस तरह या मेजॉरिटेरियन या पॉपुलिस्ट किस्म की जो सियासत है वो किस किस्म की बुलडोजर किस्म की पॉलिसीज ला सकती है और नुकसान पहुंचा सकती है। तो अमेरिकन इन अ वे जो है उनकी सियासत जो है वो एक तरह से आया हो गई, उनके अंदर के जो क्रैक्स हैं। और दूसरी बात फॉरेन पॉलिसी के हवाले से ये कि देखें ना, अमेरिका की जो एक मॉरल लेजिटमेसी है दुनिया भर पे, और अगर वो लेक्चर देता है तो क्यों दे सकता है? वो इसलिए दे सकता है कि वो बड़ा मुल्क है, ठीक है, इसलिए दे सकता है कि वो एक फौजी तौर पे ताकतवर मुल्क है, ठीक है, लेकिन इसलिए भी मॉरल लेजिटमेसी थी, वो कह सकता था कि देखो हमारे पास एक मॉडल है, ये जो है ये दुनिया का मेयार है। तो वो जो मेयार जो हमने जिसको कल टूटते हुए देखा कि जब उन्होंने पार्लियामेंट हुई ना, उनकी कांग्रेस जो है उनकी पार्लियामेंट है, उस पर धावा बोल दिया, उस पर ना सिर्फ हमला कर दिया लेकिन उस पर कब्जा कर दिया। लफ्ज जो है ये अहम है, ये मुजाहिरीन नहीं थे, ये प्रोटेस्टर नहीं थे, ये एक मॉब था जिसने अमेरिका की पार्लियामेंट पे धावा किया, हमला किया और फिर कब्जा किया। आप अब अगर वही तस्वीरें अपने जहन में किसी भी मुल्क के बारे में सोच लें तो फिर उसके बारे में बहुत अहम सवाल उठते हैं, उसकी पॉलिटिकल और मॉरल लेजिटमेसी के बारे में। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये धावा बोला, फिर हमला किया और कब्जा किया, तो क्या इस पे कोई कानूनी चाराजोई होगी? जो प्रोटेस्टर्स थे, क्योंकि वो नैन्सी पेलोसी के ऑफिस में बैठे हुए थे, नोट लिख कर गए थे, वी विल नॉट बैक डाउन, फिर सेनेट में मौजूद थे, कुर्सियों पे जाकर बैठे, इसके साथ साथ जाहिर बात है अमलाक को नुकसान पहुंचाया, कोई उनकी अरेस्ट नहीं हो रही थी, मैं उनके विजुअल्स देख रहा था, वो अपनी मर्जी से आ रहे थे, थिन आउट हो जाते थे, फिर थिक हो जाते थे। तो कोई कानूनी चाराजोई होगी? वो तो बड़ा वहां पर बड़े कैमरे लगे हुए, हर किसी की फेस की तस्वीर भी आ गई होगी। और क्या अमरीकी सदर, क्योंकि जो नौमुंतखब सदर है, उन्होंने कहा बगावत पे उकसाया है,
तो क्या कोई ऐसा कोई बगावत वाला मुकदमा भी हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप साहब पे जब वो सदारत खत्म होगी? ये बड़ा एक सियासी सवाल है और मेरे ख्याल में इस वक्त तमाम लोग ये देख रहे हैं कि अब इसका क्या होगा। लेकिन देखिए ना, या सिर्फ ये नहीं है कि वो कैमरे लगे हुए थे, उन्होंने तो खुद अपनी तस्वीरें लगा के आपने आप फेसबुक पे फिर रही, जी, ट्विटर पे फिर रही हैं, आपने भी वो तस्वीर देखी कि जनाब पैर पैर रख के नैन्सी Yes. पेलोसी के दफ्तर में बैठे हुए हैं, हाँ. या वो जो पोडियम है उसको उठा के एक शख्स जा रहा है, तो उसके ऊपर तो कम से कम और कुछ नहीं तो चोरी का मुकदमा तो हो सकता है। और इसमें सवालात वही उठेंगे जिनसे हम पाकिस्तान में बड़े वाकिफ हैं कि बात ये होगी कि अच्छा यार इस पे मुकदमा तो हो सकता है, इस बंदे को जाके आप पकड़ भी सकते हैं, हम पहचान सकते हैं कौन शख्स है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, लेकिन क्या हम उसको उसमें हीरो बना देंगे? जिस तरह एक जो खातून है जिनकी हलाकत हो गई क्योंकि वो शीशा तोड़ के बंदूक तान के कांग्रेस के अंदर घुस रही थी, जो पुलिस थी वहां से गोली चली और उनकी हलाकत हो गई। अब सवाल ये है कि क्या वो हलाकत जो है वो शहादत बन जाएगी, क्या वो एक पॉलिटिकल मसला बन जाएगा? इस किस्म की सियासत से हम तो बहुत वाकिफ हैं कि ये कहना आसान होता है कि जनाब ये गलती की उसका ये फैसला करो, लेकिन अब जो सियासी सवाल उठेंगे वो ये उठेंगे कि ये जो फ्यूचर सियासत है अमेरिका की, उसमें ये लोग जो थे जिनको हम इस वक्त मॉब कह रहे हैं और अमेरिका भी मॉब समझ रहा है, क्या ये इस पॉलिटिकल कार्रवाई की वजह से, डोनाल्ड ट्रंप साहब की नाराबाजी की वजह से, क्या ये एलिवेट होके हीरोज बन जाएंगे? यस, ये सवाल है, ठीक कह रहे हैं। और क्या अगर चलते चलते डॉक्टर साहब ये आपने से कहा क्या ये हीरो बन जाए, और क्या अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खुसूसन तीसरी दुनिया के जी ममालिक के लिए बड़े यूजुअल सवाल थे, लेकिन अमेरिका में कभी वैलिड नहीं थे। अब वो अमेरिका भी वही सवाल पूछ रहा है जो जिससे दूसरे ममालिक जो थे नबुर्द आजमा थे। ठीक है, टुवर्ड्स द एंड सर ये मुझे बताएगा कि किसी स्ट्रेटेजी के तहत मौजूदा अमेरिकी सदर ने ये सब प्लान आउट किया ना, तो आपके ख्याल में क्या पॉलिटिकल कोई उनको डिविडेंड इसका मिलेगा, अगले इलेक्शन में मिल सकता है? क्योंकि बाहर कैफ 4 साल तो अमेरिका के सदर रहे, उनके हवाले से मुख्तलिफ आरा लोगों की मनफी राय ज्यादा पाई जाती है, लेकिन क्या पॉलिटिकली ही विल बी बेटर ऑफ जो कि कल रात उन्होंने सारा ऑर्केस्ट्रेट किया? देखिए दो चीजें हैं, वो तो यही समझते हैं कि ही विल बी बेटर ऑफ, और वो अपनी तरह से लेगेसी बना रहे हैं, वो विक्टिम है, वो उनकी अपनी नजर में ये है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है। मेरे ख्याल में वो यकीन करते हैं, वो अपने हर लाए पे हमेशा यकीन करते थे। वो जब कहते थे कि मुझसे बेहतर अल्फाज किसी के पास नहीं है, मेरे से अच्छे बाल किसी के नहीं है, मेरे से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है, तो वो सिर्फ बड़क नहीं मार रहे होते थे, वो असल में पैथोलॉजिकली आई थिंक उसको बिलीव करते थे। तो वहां तक तो मेरे ख्याल में वो यही समझते हैं। आप देखें ना, उन्होंने जो मैसेज भी दिया उसमें कहा जी हम वी लव यू। जी बिल्कुल। तो ये तो उनका क्राउड है, ये तो उनकी फॉलोइंग है। लेकिन मैं एक टू बी फेयर ये भी मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऑर्केस्ट्रेट ये किया हो कि अच्छा, कि उन्होंने यकीनन इन लोगों को उकसाया जी, लेकिन आई डोंट थिंक ही थॉट थ्रू कि इसके नतीजे क्या हों। इन अ वे मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त दुनिया के लोनली तरीन आदमी है। अच्छा, The most lonely person on the planet today, I think. हाँ, लोनली पर्सन ऑन द प्लेनेट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आदिल नजम साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फ्रॉम यूएस। आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, कल जो अमेरिका में हुआ, जो कहा जाता है कि बहुत पुरानी उनकी तहजीब है, रिवायात हैं, जमहूरियत है, लेकिन हमने देखा कि जमहूरियत का जो पर्दा है वो चाक हो गया, और औरों को जो नसीहत करते थे वो हमें खुद ये करते हुए दिखाई दिए। जो विजुअल्स हमने कल देखे और आप सबने देखे, आने वाले दिनों में देखेंगे कि अब चूंकि 20 जनवरी को नए अमरीकी सदर 46 से सदर के तौर पे हल्फ उठाएंगे, तो अमरीका में ये जो एक मुनकसिब अमरीकी समाज हमें नजर आ रहा है, क्या जो बाइडन जिनके लिए फॉरेन अफेयर्स के साथ साथ डोमेस्टिक तौर पर इन लोगों को इकट्ठा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बनेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। और अंकल सैम जो लोगों को सबक सिखाते थे, वो खुद क्या इससे सबक हासिल करेंगे कल के वाकयात से? प्रोग्राम सच के साथ में जो गुफ्तगू हुई, इस पर अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रहे, सेहत रहे, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मंडे को रात 10:05। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।